हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे मानव भूगोल एवं विषय क्षेत्र, यानी कि हमारा जो एसबीपीडी का बुक है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। हम लोग का जो एसबीपीडी का बुक है, एसबीपीडी का ये जो मानव भूगोल है, आप लोग देख सकते हो। भूगोल यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। भूगोल का किताब है जियोग्राफी का। तो इसका हम लोग आज पहला चैप्टर जानने वाले हैं। तो आज आप लोग जरूर जुड़िएगा अंत तक वीडियो को, और छोड़िएगा नहीं वीडियो के बीच में। ठीक है, तो आज हम लोग इस चैप्टर को जानने वाले हैं। देखिए ये बुक ऐसा दिखता है। तो आज हम लोग इसको पढ़ेंगे, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। ठीक है, और पहला चैप्टर हमारा इकाई 1 है। देखो इकाई 1 है मानव भूगोल प्रकृति एवं क्षेत्र। ठीक है, पहला चैप्टर यही है हम लोग का 12th क्लास का, क्लास 12 का। तो देखो हम पढ़ते हैं, आप लोग को समझा देंगे। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है मिनी मैप, यानी मानव भूगोल के बारे में। इसका टॉपिक क्या क्या, मानव भूगोल की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। ठीक है, मानव भूगोल की प्रकृति। ठीक है, और मानव भूगोल के प्राकृतिकरण और प्रकृति मानवीयकरण, मानव भूगोल की नवीन विचारधारा। ठीक है, और मानव भूगोल की समय और गलियारों से मानव भूगोल का विकास, और एनसीईआरटी कॉर्नर अभ्यास है मूल आधारित प्रश्न और शब्दावली। ठीक है, तो ये सब आपको मिलेगा। भूगोल पृथ्वी सतह का ऐसा वैज्ञानिक विषय है, यानी ये बोल रहा है भूगोल पृथ्वी का एक ऐसा वैज्ञानिक विषय है जिसमें पृथ्वी के भौतिक तथा मानवीय घटकों का अध्ययन स्थानीय दृष्टिकोण से किया जाता है। एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में भूगोल समकालीनात्मक, अनुभाविक तथा व्यवहारिक विषय को माना जाता है, जो धरातल पर परिवर्तन, यानी कि जो धरातल पर क्या होता है, परिवर्तन होता है। धरातल मतलब यहाँ पर आप लोग को धरती बताया गया है। ठीक है, आप इस तरह से हम बुक बता रहे हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। दिखाने के लिए समकालात्मक, अनुभाविक तथा व्यवहारिक विषय माना जाता है, जो धरातल यानी पृथ्वी पर परिवर्तन होने वाली घटकों का अध्ययन स्थान तथा समय के संदर्भ में करता है। ठीक है, और धरातल या पृथ्वी की सतह के समस्त परिवेश या घटकों का 2 वर्गों में रखा जाता है। प्रथम वर्ग में पृथ्वी के भौगोलिक घटक या भौतिक तत्व जैसे पर्वत, मतलब कि क्या प्रथम सतह पर, मतलब समर्थ पर परिवेश के घटकों पर क्या रखा गया, पर्वत, पठार, मैदान, जंगली जीव जंतु, प्राकृतिक। ठीक है, और वनस्पति, वायुमंडल तथा महासागर आदि तत्व घटकों का सम्मिलित है। ठीक है, यानी कि ये सब सम्मिलित रूप से रखा गया है जाता है। भौतिक पर्यावरण के इन सभी घटकों का सामाजिक आधार पर वैज्ञानिक अध्ययन भूगोल की प्रमुख शाखा भौतिक भूगोल में किया गया है। धरातल के परिवेश दूसरे वर्गों में मानव जाति भूदृष्टि जैसे अधिवास, कृषि, उद्योग। आप लोग को नहीं दिख रहा है तो ये देख सकते हो, नीचे लिखा हुआ है। धरातल के परिवेश दूसरे वर्गों में मानव तथा मानव जनजाति भूदृष्टि जैसे अधिवास, कृषि, उद्योग, व्यापार, जनसंख्या, सड़क मार्ग, रेल मार्ग आदि का सम्मिलित किया जाता है, जिनमें संस्कारित भूदृष्टि भी कहा जाता है मानव द्वारा। यानी कि ये बोल रहा है मानव के द्वारा, मतलब हम लोग आदमी है इसके द्वारा। आगे क्या बोल रहा है आप लोग समझते जाइएगा और वीडियो छोड़कर नहीं जाइएगा। तो आप लोग अंत तक देखिएगा। निर्मित इन सांस्कृतिक भूदृश्यों का स्थानीय आधार पर वैज्ञानिक अध्ययन भूगोल की दूसरी प्रमुख शाखा मानव भूगोल, यानी भूगोल की दूसरी शाखा क्या है, मानव भूगोल में किया जाता है। और इस प्रकार भौतिक भूगोल तथा मानव भूगोल के 2 शाखाएं हैं, यानी कि भूगोल के मानव भूगोल में 2 शाखाएं हैं, और मानव भूगोल में किया जाता है। इसके प्रकार भी भूगोल की 2 शाखाएं। ठीक है, मानव भूगोल और क्या होता है, देखो मानव भूगोल यानी ह्यूमन जियोग्राफी, मतलब क्या होता है। ठीक है, ह्यूमन जियोग्राफी। मानव भूगोल प्रकृति जगत तथा मानवीय जगत के मध्य स्थापित परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन करता है। ठीक है, मानव भूगोल प्राकृतिक जगत तथा मानवीय जगत के मध्य स्थापित परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन करता है, तथा साथ ही इसके मानवीय क्रियाकलापों के स्थानीय वितरण तथा उसके घटित होने का विश्व के विभिन्न भागों में उत्पन्न सामाजिक व आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन भी किया जाता है।
चूंकि भूगोल का प्रमुख उद्देश्य पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझाना है तथा प्राकृतिक वातावरण के उन सभी तत्वों का भी अध्ययन करना है जिन्होंने मानव के पोषण तथा विकास में सहायता प्रदान की है। इस दृष्टिकोण से धरातल पर प्रकृति यानी कि इस धरातल में प्रकृति वातावरण पृथ्वी तथा मानव दृष्टिकोण के से धरातल पर प्राकृतिक वातावरण प्रकृति तथा मानव के संबंधों का अध्ययन भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। अब क्या है, अब देखो मानव भूगोल की महत्वपूर्ण परिभाषा है, यानी कि मानव भूगोल के अन्य अन्य लोगों ने परिभाषा दिया उसके बारे में बताया गया है। तो मानव भूगोल के जनक भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेटजेल, यानी कि मानव भूगोल के जनक कौन है? भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेटजेल, जो 1844 से 1904 यानी 1844 में इसका जन्म हुआ और 1904 में मृत्यु हो गया इसका, ठीक है, ने अपनी पुस्तक की मतलब देखो फ्रेडरिक रेटजेल का एक पुस्तक था एंथ्रोपोजोग्राफी, ठीक है, एंथ्रोपोजोग्राफी, ठीक है, ये पुस्तक इसका था, ये आप लोग याद कर सकते हैं। एंथ्रोपोजोग्राफी ने सर्वप्रथम अपने भूगोलिक अध्ययनों में मानव तथा यानी कि मानव तथा वातावरण के संबंधों में अध्ययन के महत्व प्रदान किया है। रेटजेल महोदय के अनुसार मानव भूगोल का दृष्टि स्पष्ट वातावरण के संबंध में है जो भौतिक दृष्टियों का योग होते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यानी कि इसका इंग्लिश वर्जन भी है इस बुक में, तो आप लोग इंग्लिश भी ध्यान से पढ़ सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब बुक को इस तरह से रख लीजिए और मोबाइल स्क्रीन इस तरह से कर लीजिए ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, ठीक है। तो मानव भूगोल की महत्वपूर्ण परिभाषा है। मानव भूगोल के जनक या ये तो हम पढ़ा दिए। यहाँ से देखो एक अन्य स्थान पर रेटजेल ने लिखा, यानी कि एक अन्य स्थान पर रेटजेल ने लिखा, मानव भूगोल मानव समाजों तथा धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। रेटजेल की शिष्या यानी कि रेटजेल की शिष्या कौन थी? एलन सैंपल। रेटजेल की शिष्या पूछेगा आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में, तो कौन थी? एलन सैंपल थी, ठीक है। कौन थी? एलन सैंपल थी, हम बताते, ठीक है। और इसका अगला वीडियो भी इस टॉपिक पर मिलेगा, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कैसा वीडियो लगा, और कोई गलती हुई है तो कमेंट जरूर करिएगा, हम उसको आपको रिप्लाई जरूर देंगे 100%। अगर आप कमेंट करते तो मेरे तरफ से आपका रिप्लाई जरूर जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते किताब की ओर। देखो मानव भूगोल पढ़े थे। रेटजेल की शिक्षा कौन थी? एलन सैंपल, ठीक है, जिसका जन्म 1832 में हुआ और 1932 में मृत्यु हो गया। अरे ये तो बहुत ही अच्छा है, देखो इसको भी याद कर सकते हैं। 1832 में इसका जन्म हुआ और 1932 में मृत्यु हो गया, ठीक है। ने रेटजेल की विचारधाराओं को समर्थन करते हुए बताया कि मानव पृथ्वी के दोनों ही क्रियाशील व निरंतर परिवर्तनशील है, इसी कारण तथा पृथ्वी के वातावरण परस्पर संबंधों में परिवर्तन होता है, ठीक है। ये क्या बताए कि एलन सैंपल, रेटजेल की जो शिष्या थी एलन सैंपल, उसने क्या बताया कि मानव तथा पृथ्वी दोनों क्रियाशील होते, वह निरंतर और परिवर्तनशील होते, इसी कारण से मानव तथा पृथ्वी के वातावरण परस्पर संबंधों के परिवर्तनशील होता है, ठीक है। दूसरे शब्दों में यह कहा जाता है कि मानव भूगोल की प्रकृति स्थिर न होकर परिवर्तनशील होती है, ठीक है। कु एलन सैंपल ने मानव भूगोल को अग्रलिखित शब्दों में परिभाषित किया है, ठीक है। आगे आप लोगों को दिखाते हैं, हम आगे भी है तो आगे भी पढ़ सकते हैं इस तरह से। इसका अगला पन्ना अगला वर्जन में आप लोगों को ये दिया हुआ है, तो इसको आप लोग समझ सकते हैं। मानव भूगोल के क्षेत्र है और इसके बाद ये सब दिया हुआ है, मानव भूगोल की विचारधारा है, ये सब दिया हुआ है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हम उसका रिप्लाई 100% देते हैं, जो भी बच्चे हमारे वीडियो पर कमेंट करते हैं। तो आप लोग प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं मेरी मेहनत के लिए। और आप लोग वीडियो को यहाँ तक देखते आए हैं तो अंत में मैं आपको एक सीक्रेट भी बताऊंगा, जिससे आप लोग बिहार बोर्ड में टॉप कर सकते हैं और 90+ मार्क्स ला सकते हैं। तो बढ़ते किताब की ओर देखो, तो आगे क्या बोल रहा है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव तथा अस्थायी पृथ्वी परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ठीक है। यहाँ पर हमें अध्ययन है, मतलब ये इंग्लिश वर्जन इसका दिया हुआ है, ठीक है। फ्रांस में मानव भूगोल के संस्थापक भूगोलवेत्ता विडल डी लाल ब्लास, यानी इसका पूरा नाम यह है, सीधा आप लोग ब्लास कह सकते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं है,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको ब्लास सीधा कह सकते हैं, या तो इसका पूरा नाम विडल डी ला ब्लास है। ठीक है, इसका जन्म 1845 में हुआ, 1918 में मृत्यु हो गया। ठीक है, और इसके अनुसार मानव जाति तथा मानवीय समाज का विकास वहाँ के प्राकृतिक वातावरण के अनुरूप होता है। ब्लास के शब्दों में मानव मानव भूगोल के पृथ्वी तथा मानव के संबंधों में अंतर्गत किया गया इसके विषय क्षेत्र में नई संकल्पना प्रस्तुत करता है। ठीक है, नई संकल्पना प्रस्तुत करता है। इस संकल्पना में हमारी पृथ्वी को नियंत्रण करने वाले भौतिक नियमों के विषय में और उस निवास करने वाले जीवधारियों के संबंधों के बारे में अधिक विश्लेषणात्मक ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, ये इसका इंग्लिश वर्जन आप लोगों को दिया हुआ है। और हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि एक विषय के रूप में भूगोल का महत्वपूर्ण संबंधों पृथ्वी को मानव के निवास गृह के रूप में समझाना है। साथ ही भूगोल में उन सभी तथ्यों का अध्ययन करना है जिन्होंने मानवीय समुदाय का पोषण किया जाता है। इस प्रकार भूगोल के अध्ययन में प्रकृति यानी कि प्रकृति, मानव तथा उसका अध्ययन सम्मिलित करना होता है। ठीक है, हम्बलट तथा रिटन की मृत्यु सन 1859 में हुआ। इसके बाद भूगोलवेताओं में वैचारिक स्तर पर दो वर्गों में हो गए थे। ठीक है, एक वर्ग के भूगोलवेता जहाँ क्या है, भूगोल के भौतिक तत्वों के अध्ययन तक सीमित कर भूगोल के भौतिक रूप में स्थापित करने वाला प्रयास करने वाले लोगों को, वहीं दूसरे वर्ग के भूगोलवेता भूगोल के केवल यानी कि केवल मानवीय तत्वों को सम्मिलित कर रहा है। भूगोल के दैत्यवाद प्रखर हो गया। ठीक है, भूगोल के दैत्यवाद प्रखर हो गया। अब आप लोग को नहीं दिख रहा होगा तो मैं इस तरह से बुक कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को सही तरीके से दिख सके, तभी तो आप लोग भी पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस बुक का, ताकि आप लोगों को पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग ले सकते हैं, या तो वीडियो को स्पीड करके देख सकते हैं या तो रोक करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी, आपका फोन। दैत्यवाद प्रकट हो गया। यही नहीं, भूगोल के अध्ययन में विधि के क्रमबद्ध तथा प्रादेशिक विधि के रूप में एक अन्य दैत्यवाद भी इसी प्रकार समय के प्रभावी हो गया। इसके अतिरिक्त भी संबंधों में व्यापक तर्क विवरण प्रारंभ हो गए हैं। एक ही के रूप में भूगोल के नियमों वाले सांकेतिक विषय होना चाहिए, एक वर्ण में आने वाले विषय होने चाहिए। कुछ विद्वान यानी कि कोई विद्वान थे इसी तथ्य पर विवाद करने लगे कि भूगोल क्या परिघटनाओं का व्यापकता संवैधानिक रूप से है और करनी चाहिए, अथवा ऐतिहासिक संघातक उपन्यास होना चाहिए। हम सभी इसी तथ्य से पूर्णतः सम्मत होने चाहिए। प्राकृतिक यानी कि प्रकृति तथा मानव अविभाज्य तत्वों है तथा इसी संघर्ष की दृष्टि को अध्ययन करना चाहिए। इसी कारण से प्रकृति तथा मानव के दैत्यवाद किसी भी रूप में मान्य नहीं है तथा प्रकृति तथा मानव के जटिलता को देखते हुए इन दोनों का नाम तो कोई अलग अस्तित्व तथा कोई न इसमें किसी भी तरह से स्वतंत्र अध्ययन किया जा सकता है। आप लोगों को उम्मीद है कि समझ आ रहा होगा, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। इसी मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में जानेंगे। प्रकृति, पृथ्वी तथा मानव अविभाज्य है तथा यह एक दूसरे से इतनी जटिलता से परस्पर जुड़े हैं कि प्रकृति तथा मानव किसी भी तरह से पृथक किया जा सकता है। और यही कारण है कि हम प्रकृति तथा मानव के क्या है अभी इस तरह से बुक रख सकते हैं, तो आप लोगों को सही होगा जानने में। तो आप लोग देख सकते हो, मैंने इस तरह से बुक रख लिया है। क्या बोलती है पब्लिक? तो देखो, अब मानव का अलग अलग अध्ययन नहीं कर सकते, मतलब कि मानव का जो है अलग अलग अध्ययन नहीं कर सकते हैं। सैंपल ने इसी आधार पर लिखा है, मतलब कि एलन सैंपल ने इसी आधार पर लिखा है कि मानव भूगोल के असल व स्थिर पृथ्वी के मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मतलब कि इसी प्रकार से ने लिखा है कि अध्ययन है। ठीक है, वस्तुतः मानव
क्या मानव भूगोल के भौतिक पर्यावरण तथा मानव निर्मित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के परस्पर अंतरप्रस्थ का अध्ययन किया जाता है। मानव अपने क्रियाकलापों द्वारा भौतिक पर्यावरण में विविधता स्तरीय परिवर्तन कर विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक भू दृश्यों का निर्माण करता है। गृह, गांव, नगर, सड़क व रेलवे का जाल, उद्योग, खेत, पतन, दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं भौतिक मतलब कि वस्तुओं भौतिक सांस्कृतिक के अन्य सभी तत्व सांस्कृतिक भूदृश्यों की अंग है जो मानव के भौतिक पर्यावरण द्वारा क्या प्रदान किए मतलब कि प्रदान किए गए संसाधनों का उपयोग कर निर्मित किया है। इसी परिणाम से यह हुआ है कि मानव द्वारा बड़े स्तर पर भौतिक पर्यावरण को ही एक ही नहीं किया जाता है वरना इसी प्रकार से मानव पृथ्वी पर भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मानव का प्राकृतिकरण और प्राकृतिक मानवीयकरण। ठीक है, अब क्या है मानव का प्राकृतिकरण मतलब कि मानव का जो प्राकृतिकरण है कैसे किया गया था। ठीक है, तो उसके बारे में देखो मानव का जो प्राकृतिकरण है ना वो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, मानव भौतिक वातावरण के अंतरस्पर्श में प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है जिसमें मानव को इसी पृथ्वी पर यानी कि मानव को इसी पृथ्वी पर अवतरित होने के बाद मानव अपने भौतिक पर्यावरण अन्योन क्रिया करता आया है। ठीक है, किसी समाज की प्रौद्योगिकी यानी कि किसी भी समाज की प्रौद्योगिकी उसके सांस्कृतिक यानी कि उसके सांस्कृतिक में और क्या है उसके सांस्कृतिक विकास के स्तर पर सूचक सूचक होती है। मानव अपनी अपनी अर्जित कोई भी प्रौद्योगिकी सहायता से अपनी आवश्यकता विभिन्न विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करता है। मानव ने प्रकृति के नियमों को समझने के बाद ही अपने अर्जित प्रौद्योगिकी के स्तर पर प्राप्त किया है जो निम्नलिखित उदाहरणों से स्पष्ट है। जैसे कि क्या निम्नलिखित उदाहरण से स्पष्ट है जैसे कि हम बताते हैं आपको। ठीक है, उदाहरण मानव का जो प्राकृतिकरण है आप लोग को समझ आ रहा होगा यानी कि मैं जो बोल रहा हूँ मानव का क्या है प्राकृतिकरण जो आप लोग देख सकते हो कि इसके कई तरह के निम्न है। ठीक है, पहला क्या घर्षण तथा ऊष्मा की संकल्पना मानव को अग्नि को में खोजने की सहायता की मतलब कि जो मानव थे उसका प्राकृतिकरण है उसमें क्या है ऊष्मा की संकल्पना अग्नि से क्या हुआ मतलब अग्नि मतलब आग क्या अग्नि मतलब आग। ठीक है, और ऊष्मा मतलब गर्मी। ठीक है, यानी हीट और डीएनए तथा आनुवंशिकी के रहस्यों की खोज मानव ने अनेक बीमारियों की विजय प्राप्त किया यानी कि जो मानव थे उसने डीएनए से अनेक प्रकार की बीमारी अपने क्या किया आनुवंशिकी रहस्यों की खोज से बीमारियों का विजय प्राप्त किया। ठीक है, विजय प्राप्त किया। वायु गति संबंधों नियमों समझने के बाद मानव ने तीव्र गति से चलने वाले वायुयानों की खोज में सफलता प्राप्त किया। वस्तुतः जैसे कि देखो मानव अपनी प्रौद्योगिकी का विकास करता है। ठीक है, और वैसे वैसे मानव पर भौतिक वातावरण की कमी होती है। मानव प्राकृतिक वातावरण के अंतरस्पर्धों की आरंभिक व्यवस्था में आदिम मानव समाज अपने प्राकृतिक वातावरण के अत्यधिक प्रभावित रहा है एवं मानव के सभी क्रियाकलापों पर प्राकृतिक वातावरण का पूर्ण नियंत्रण जिसके प्रमुख कारण यह था कि आदिम मानव समाजों का प्रौद्योगिकी का स्तर अति निम्न तथा मानव के समाजों के प्रौद्योगिकी का स्तर अति निम्न तथा सामाजिक विकास में अवस्था भी है। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है या नहीं देखो मैंने टॉर्च बार दिया आप अच्छे क्वालिटी में दिख रहा होगा। ठीक है, प्रौद्योगिकी का विकास उस अवस्था में मानव ने प्राकृतिक वातावरण के संबंध साथी पूर्णतः दास रूप में कार्य करता था एवं प्राकृतिक शक्तियों का एक शक्तिशाली बल पूजनीय एवं सकारात्मक योग्य मानता था। साथ ही अपने स्तर पोषण के लिए मानव अपने प्राकृतिक वातावरण पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर करता था। इसी प्रकार से आदिम मानव ने अपने प्रत्यक्ष रूप से निर्भर इसी प्रकार से आदिम मानव अपने आपको प्राकृतिक के आदेश को अनुरूप ढाल लिया है। इसी
प्रक्रिया को मानव का प्राकृतिकरण कहा जाता है। मध्य भारत के अम्बुडाम क्षेत्र के वन क्षेत्र के निवास तथा आदिम जनजाति आज भी अपने प्राकृतिक पर्यावरण को शक्तिशाली व पूजनीय कारण मानते हुए अपने साथी पूर्ण समझाते बनाए हुए हैं। और वर्तमान में आप लोग चैनल को जरूर देख सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगला पन्ना में दिया हुआ है आप लोगों के लिए, तो ये देख सकते हो, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो यहाँ पर देख सकते हो, विश्व के अनेक भागों निवास आदिम जनजाति के निम्न स्तरीय जैसे क्या है, प्रौद्योगिकी रखने के कारण प्रकृति के आगे नकारात्मक होने पर जीवन यापन करती है। नकारात्मक ऊपर जीवन यापन नतमस्तक होकर अपने जीवन यापन करती है। जनमन भूगोलवेत्ताओं ने आदिम मानव को समाज तथा प्रकृति की प्रबल शक्तियों के माध्यम से इसी प्रकार संतर स्पर्धों का जर्मनी भूगोलवेत्ता रेडजेल, यानी जर्मनी के भूगोलवेत्ता कौन थे? रेडजेल थे, जो उसने पर्यावरण निश्चयवाद का नाम दिया। कु एलन सेम्पल ने इसी विचारधाराओं के संबंध में लिखा है कि क्या है, पृथ्वी शीतल की उपज है। मतलब कि इसका अर्थ नहीं है कि मानव पृथ्वी की शिशु मात्र है, जिस उसकी यानी कि धूल है, वरन पृथ्वी ने माँ की तरह उसे पाला है। ठीक है, पृथ्वी ने पाला, खिलाया पिलाया है और करने के लिए कार्य दिए है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है उसके विचारधाराओं को दिव्यता प्रदान की है, उसके समक्ष कठिनाइयों को प्रस्तुत की है, जिसने मानव शरीर में मजबूत हुआ है और बुद्धिमत्त क्रम शुरू हुई है। मानव प्रकृति हरियो का वस्तुतः मानव प्रकृति पर विष्ट है। देखो ये बुक बहुत अच्छा है भाई, देखो ये बुक में आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। और सीबीएसई बोर्ड वाले भी पढ़ सकते हैं इंग्लिश मीडियम से, और बिहार बोर्ड भी वाले पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये एसबीपीडी का बुक है। ठीक है, ये एसबीपीडी का बुक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को। तो देखो यहाँ पर लघु उत्तर ये दिया हुआ है, जैसे मानव भूगोल की परिभाषा दी हमने बताया था, जैसे कि मानव भूगोल का क्या अभिप्राय है इसका स्पष्ट के लिए, तो इसमें ये भी दिया हुआ रहता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इधर दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। और इधर शब्दावली दिया हुआ है, जैसे कि मैंने सबसे पहले आप लोगों को बताया था। और इसके बाद ये चैप्टर द एंड हो जाता है। तो क्या आज इस चैप्टर को द एंड कर दे, बताएं। देखो, तो इस चैप्टर को द एंड करने का समय आ चुका है, आप लोग जरूर पढ़े। देखो आज यहाँ से यहाँ तक पढ़ लिया, ठीक है, अभी ड्राइंग हो जाएगा ये चैप्टर। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहिएगा, 1 घंटा का और काम है। ठीक है, मैं पढ़कर सुनाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, यहाँ तक आप लोग पढ़े थे। सिंपल के पर्यावरण निश्चय बात की विचारधारा अपनी मांगती है कि मानव भी एक क्रियाकलापों प्राकृतिक वातावरण की शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है, और मानव के जीवन यापन के ढंग प्राकृतिक वातावरण द्वारा निर्धारित होते हैं। प्रकृति का मानवीय क्रम समय के साथ साथ लोग अपने पर्यावरण तथा प्रकृति बलों को भली भांति समझने लगते हैं। वे अधिक समक्ष प्रौद्योगिकी का विकास अपना सामाजिक व सांस्कृतिक विकास भी करते हैं, और आधुनिक तथा इसी प्रकार से प्रौद्योगिकी के बल के पर्यावरण और संसाधनों का क्या है, मनमाने ढंग से उपयोग करते हैं। मतलब मनमानी ढंग से उपयोग भी करते हैं। ठीक है, संसाधनों का मनमानी ढंग से उपयोग भी करते हैं। भाई मैंने लाइव चालू किया, आप लोगों को अब दिख रहा होगा, अब सही दिखा है? एक बार कमेंट करके बता दो, सही दिखा है कमेंट? ठीक है, तो देखो, प्रौद्योगिकी के बल विचारों के पर्यावरण विभिन्न स्तरों पर हुआ है। ठीक है, मतलब कि हुआ है, और क्या है, विभिन्न संसाधनों के मनमाने ढंग से उपयोग करता है, तथा उसके संसाधनों के उपयोग में प्रौद्योगिकी ने एक ही संभावना जन्म दिया है। एक भूपटल अधिकांश भागों में भू निर्माण भी करता है। ठीक है, और कर वहाँ अपने छाप छोड़ता है और जाता है। इसी प्रकार से पृथ्वी मानव प्रयासों पर जाने धीरे धीरे प्रकृति मानवीयकरण हो जाता है। इस संदर्भ में भूगोलवेत्ताओं को संकल्पना का प्रतिपादन किया है। ठीक है, और साम्यवाद साम्यवाद पढ़ा देते। ठीक है, देखो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही मानवीय क्रियाकलापों का प्रभाव उत्तरवेता बढ़ाने रहने और मानव के प्राकृतिक वातावरण निर्भर करता है, और अस्वीकरण कम कर दिया। इसी संदर्भ में सर्वाधिक योगदान फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं ने किया। फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं
वातावरण में मानव के लिए कई प्रकार की संभावना छिपी हुई है। मानव अपनी बुद्धिमत्ता तथा चतुरता के संभावना में चुनाव कर रहा है और इसी प्रकार से वह शक्तिशाली नहीं कर पाता और मानवीय सत्ता चयन का महत्व प्रदान किया है। ठीक है, तो आज मैंने इतना पढ़ा दिया। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा और ये बुक कैसा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।